वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है शेडेड पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। शेडेड पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जाम में शेडेड पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शेडेड पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। और इस मोटर का उपयोग सबसे ज्यादा दोस्तों ये सिंगल फेस मोटर होती है। और इसका नाम जैसे शेडेड पोल है, तो इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड शेडेड पोल लगाए जाएंगे, इसीलिए इसका नाम शेडेड पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर रखा गया है। तो ये इस साइड एक जो पोल लगा हुआ है दोस्तों, ये पोल है, यही पोल शेडेड पोल है दोस्तों। लेफ्ट साइड और राइट साइड जो पोल लगे हुए हैं, यही पोल शेडेड टाइप के हैं, इसीलिए इसका नाम शेडेड पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर रखा गया है। अब इसका बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके बारे में हम देखें तो यहाँ पर शेडेड पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि सिंगल फेस जितने भी कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर टाइप की जो है मोटर है, सभी मोटर में हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज किया था। लेकिन इस मोटर में, शेडेड पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं किया जाता। इसका बेसिक यदि कंस्ट्रक्शन हम देखें तो यहाँ पर अंदर जो रोटर पार्ट है, ये जो रोटर पार्ट है दोस्तों, ये रोटर पार्ट स्क्वायरल केज टाइप का होता है। अर्थात इसमें इसका जो रोटर है ये केज रोटर है, और केज रोटर का यूज हम शेडेड पोल सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में करते हैं। इसे जब सप्लाई देते हैं तो सिंगल फेस एसी सप्लाई दिया जाता है। और सिंगल फेस जैसे एसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर जो एन और एस पोल जो बनेगा, अर्थात कि यहाँ पर एन पोल बनेगा तो यहाँ पर एस पोल बनेगा। ये दोनों पोल दिख रहे हैं आपको, दोनों पोल से वाइंडिंग का कनेक्शन यहाँ से अंतिम जो सिरा होता है वो निकल के इधर एस पोल की ओर, मतलब दूसरे सिरे में जाता है। कहने का मतलब यह है, एक ही वाइंडिंग को एन पोल पर भी लपेटा जाता है और एस पोल पर भी, मतलब कि लेफ्ट साइड में जो पोल है उस पे भी वही वाइंडिंग लपेटेंगे, और उसी का अंतिम सिरा निकलेगा तो उसको राइट साइड के पोल में भी लपेटेंगे। यहाँ पर दोनों साइड एक एक शेडिंग रिंग बनी होती दोस्तों। यहाँ पर ये जो शेडिंग रिंग लगी हुई है, ये शेडिंग रिंग मेन सर्किट का काम करती है। अर्थात कि फेस स्प्लिट का काम शेडिंग रिंग करती है दोस्तों। तो यहाँ पर शेडिंग रिंग का लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेज डिफरेंस पैदा करने का काम यहाँ पर शेडिंग रिंग ही करती है दोस्तों। ठीक है, इसका जो एस पोल है, यहाँ पर इसके दोनों साइड में शेडिंग रिंग लगी रहती है, और ये जो शेडिंग रिंग है यही फेस को डिफरेंस, मतलब कि दोनों फेस के बीच में डिफरेंस पैदा करती है। तो फेस डिफरेंस पैदा करने का काम कौन करती है यहाँ पे? शेडिंग रिंग। शेडिंग रिंग जो बेसिकली दोस्तों ये एक ऐसी प्रकार की रिंग होती है, इसका यूज करने से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर अलग अलग पोल में क्रिएट होते हैं। अर्थात यदि शेडिंग रिंग के बारे में हम जाने तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किटेड कॉइल इसमें कनेक्ट होती है, और शॉर्ट सर्किटेड कॉइल का यूज करके यहाँ पर हम शेडिंग रिंग तैयार करते हैं। तो ये क्या करती है, शॉर्ट सर्किटेड कॉइल या रिंग ऑफ कॉपर, अर्थात कि कॉपर का यहाँ पर एक शेडिंग रिंग होता है। और कॉपर मटेरियल का जो शेडिंग रिंग यूज किया जाता है, तो ये शेडेड पोल कहलाता है, और ऊपर वाला अनशेडेड होता है। मतलब कि यदि आधा भाग हम देखें तो यहाँ पर ये हाफ पार्ट ये अनशेडेड होगा, और ये जहाँ शेडिंग रिंग लगी है वो आधा भाग ये कहलाएगा शेडेड पोल। तो आधा भाग अनशेडेड पोल कहलाता है दोस्तों, और आधा भाग शेडेड पोल कहलाता है। यहाँ पर यदि इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं तो ये इस टाइप से हमें देखने मिलता है। जब आप इस वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई देने पर इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। तो इसका हाफ पार्ट यहाँ पर मिलेगा, तो ये हाफ पार्ट दोस्तों यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो आधा पोल है, ये आधा पोल आपको अनशेडेड पोल के रूप में प्रोवाइड होगा। तो इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक तो यहाँ पर एक वाइंडिंग हमने एसी सप्लाई दिया है सिंगल फेज, तो सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, इसमें फ्लक्स क्रिएट होगा दोस्तों। अब यहाँ पर इसी पोल में हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉपर की रिंग लगा दी है, जिसे हम शेडिंग रिंग कहते हैं। कॉपर की हमने इसमें रिंग लगा दी दोस्तों। तो ये हाईली इंडक्टिव कॉइल होती है।
यहाँ पर जो शेडिंग रिंग लगाते हैं ये हाईली इंडक्टिव कॉइल होती है, तो इसमें अनशेडेड पोल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, तो 2/3 पोल किसका हो जाएगा, अनशेडेड पोल का हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 जो भाग बचेगा इसका ये हो जाएगा शेडेड पोल का। तो यहाँ पर अनशेडेड जो पोल है उसमें फ्लक्स φ1 मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, और शेडेड पोल में फ्लक्स φ2 उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले अनशेडेड पोल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा φ1, और हाफ जो है 1/3 भाग में φ2 क्रिएट होगा। तो ये जो कॉइल होती है ये शॉर्ट सर्किटेड कॉइल होती है, या रिंग आप कॉपर इसका शेडिंग रिंग होती है, मतलब कि कॉपर की ही रिंग बनी होती है, उसी को हम शेडिंग रिंग कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि शेडिंग रिंग किसकी बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए किस धातु की है ये, किस मेटल की है। तो शेडिंग रिंग कॉपर मटेरियल की, कॉपर मेटल की बनी हुई है। चलिए, यहाँ पर इसकी जो इफिशियंसी होती है ये इफिशियंसी 5 to 35% होती है। पावर फैक्टर इसका लो होता है। पावर फैक्टर एंगल देखेंगे तो 30 डिग्री निकलेगा दोस्तों। अब इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन हम देखें तो 30 डिग्री यहाँ पर पावर फैक्टर एंगल होता है। जब इसमें हम स्टार्टिंग टार्क को देखें तो ये पावर फैक्टर एंगल पर डिपेंड करता है। यदि इसका फेजर डायग्राम देखते हैं दोस्तों, तो ये फेजर डायग्राम से हमें समझ में आ जाएगा कि इसका जो पावर फैक्टर है ये एंगल पर डिपेंड करता है। तो अल्फा जितना एंगल होगा उतना उसका पावर फैक्टर एंगल बनेगा। तो इसी का बेसिक जो सर्किट डायग्राम है, फेजर डायग्राम, ये फ्लक्स φ1 और फ्लक्स φ2 के बीच का जो एंगल होता है दोस्तों, यही पावर फैक्टर एंगल होता है। इसी को कहते हैं पावर फैक्टर एंगल। तो फ्लक्स φ1 और फ्लक्स φ2 के बीच का जो एंगल है ये पावर फैक्टर एंगल कहलाता है, और ये यहाँ पर एंगल कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। तो क्योंकि अल्फा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू sin 30 हो जाएगा दोस्तों। तो sin 30 की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को यहाँ पर हम रख के स्टार्टिंग टार्क हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू sin 30 है। तो स्टार्टिंग टार्क यदि हम इसको इंक्रीज करेंगे तो पावर फैक्टर जो एंगल है 30 डिग्री ये भी इंक्रीज होगा। मतलब इन दोनों के बीच का φ1 और φ2 मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का जो पावर फैक्टर एंगल होगा दोस्तों ये इंक्रीजिंग होगा। चलिए, यहाँ पर यदि हम मैक्सिमम और मिनिमम और फिर मैक्सिमम, तो जब वेव फॉर्म को हम देखें तो यहाँ पर किस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी अर्थात कि इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है या ईएमएफ जनरेट करता है इसे देखेंगे। तो ईएमएफ कैसे जनरेट किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे। जब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट में दोस्तों ये मिलेगा EL इज मैक्सिमम इक्वल डी फाई अपॉन डी टी। तो ये मैक्सिमम हमको यहाँ करंट प्राप्त होगी दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त होगा। तो वोल्टेज बिल्डअप इस पॉइंट पर होगा मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक। तो स्टार्टिंग में दोस्तों EL इक्वल डी फाई अपॉन डी टी होगा, तो जितने फ्लक्स कटेंगे उस हिसाब से EMF प्रोड्यूस होगा दोस्तों। तो यहाँ पर EL मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो ये किससे उत्पन्न होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होता है, मतलब कि जितना फ्लक्स परिवर्तन की दर होगी उसके कारण होगा दोस्तों। सेकेंड वाला जो भाग है, ये जो सेकेंड वाला भाग है ये है बीच वाला मिडिल पॉइंट का, साइन वेव की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये EL मिनिमम इक्वल डी फाई अपॉन डी टी। तो बीच में कितना वोल्ट EMF उत्पन्न होगा, तो ये हो जाएगा EL इक्वल डी फाई अपॉन डी टी होगा। तो ये थर्ड में कैसा होगा, फिर थर्ड में यदि देखें इतने पॉइंट में तो EL मैक्सिमम इक्वल डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको स्टार्टिंग से लेकर मैक्सिमम और मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कितनी EMF प्रोड्यूस होगी उसके हिसाब से हम इसको इस कर्व से हम पता कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो शेडेड पोल और अनशेडेड पोल होता है, अर्थात कि यहाँ पर जो शेडिंग रिंग लगी हुई है, इस पोल के बारे में यदि देखें दोस्तों हम, तो इस पोल के बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों हम इसमें इसके पोल के बारे में डिटेल आपको इंफॉर्मेशन देती है। चलिए इसके बारे में जानेंगे कि ये पोल वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर ये पोल कैसे वर्क करता है इसके बारे में देखेंगे हम। क्या होता है कि सर्वप्रथम अनशेडेड पोल, मतलब कि इसका जो 2/3 भाग है दोस्तों, 2/3 भाग, ये 2/3 भाग यहाँ पर फ्लक्स φ1 उत्पन्न हो रहा है।
तो ये फ्लक्स फाई 1 का क्या कार्य है अनशेडेड पोल का, इसके बारे में जानेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इसके कॉइल में, इस पोल में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, अर्थात सिंगल फेज सप्लाई देंगे हम, तो सप्लाई देने के बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जब करंट फ्लो होगी तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा दोस्तों, और इस पोल में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी, अर्थात यह पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो सर्वप्रथम फ्लक्स फाई 1 इस पोल पर, अनशेडेड पोल पर फ्लक्स पहले पहुंचेगी, अर्थात कि ये जो अनशेडेड पोल है, यहाँ से जब करंट फ्लो सप्लाई होगा तो सप्लाई के कारण मैग्नेट इसमें करंट फ्लो होगी इस कॉइल में। तो ये जो वाइंडिंग है दोस्तों, या ये कॉइल है, इसमें जैसे ही करंट फ्लो होगी तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स फाई 1 किस पर होगा, इस अनशेडेड पोल पर पहुंचेगा, अर्थात की जो चुंबकीय बल रेखा है यहाँ से इस टाइप की, ये चुंबकीय बल रेखा है, सबसे पहले ये 2/3 वाले जो पोल है, फ्लक्स फाई 1 यहाँ पर सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स उत्पन्न होगी, और क्योंकि पोल बड़ा है तो फ्लक्स भी मैक्सिमम उत्पन्न होगी दोस्तों। तो जो फ्लक्स बड़ा होता है, मतलब कि एरिया बड़ा होगा, तो ये पोल बड़ा है, कोर बड़ा है इसका, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी अधिकतम होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स उत्पन्न होगी फ्लक्स फाई 1 में, अर्थात कि इस 2/3 पोल में सब मैक्सिमम फ्लक्स उत्पन्न होगी दोस्तों। तो मैक्सिमम फ्लक्स उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगी दोस्तों, यही मैक्सिमम फ्लक्स उत्पन्न होगी, EL इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dt। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों। तो ये फ्लक्स फाई 1 के लिए है, मैक्सिमम फ्लक्स उत्पन्न होगी। अब EL इक्वल मैक्सिमम डी फाई अपॉन dt हो जाएगा, तो यहाँ पर वेव शेप क्या बनेगा, यहाँ पर वेव शेप इतना बनेगा दोस्तों, अर्थात कि इसको यदि हमने वेव शेप के रूप में लिया तो यहाँ से यहाँ तक की करंट फ्लो होगी मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है आपको। अब इसमें क्या हो जाएगा, अतः हमें देखने में ऐसा प्रतीत होगा यहाँ जो फ्लक्स है वो शेडेड पोल और अनशेडेड पोल की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा। चलिए, ये तो हो गया फ्लक्स फाई 1 की बात हो गई। अब फ्लक्स फाई की देखिए, मतलब बीच वाले पॉइंट की देखिए हम, ये बीच वाला पॉइंट है दोस्तों। अब इस बीच वाले पॉइंट में देखें तो फ्लक्स बीच में मिनिमम होती है, फ्लक्स बीचों बीच में यहाँ पर मिनिमम होती है, मतलब कि कम होगी। बीच वाले पॉइंट में किसी भी, जैसे कि मैग्नेट है तो मैग्नेट में आपको बीच वाले पॉइंट में Mn में मिलता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट में होगा फ्लक्स, यहाँ पर आपको मिनिमम मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में फ्लक्स मिनिमम मिलेगी, इसका मतलब तीनों जो पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी ये कम मिलेगी दोस्तों, अर्थात कोने में अधिक, इस किनारे में अधिक मिलेगी आपको, बीच में कम मिलेगी, और फिर किनारे में अधिक मिलेगी दोस्तों। इस टाइप से प्राप्त होती है फ्लक्स। तो यहाँ पर सेकेंड जो सिचुएशन है, बीच वाले पॉइंट में फ्लक्स मिनिमम होगी, क्योंकि इस समय साइन वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम पर होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन वेव का जो एम्पलीट्यूड है दोस्तों ये मैक्सिमम होगा, इसीलिए यहाँ पर फ्लक्स हमको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो फ्लक्स कितनी मिलेगी हमें, EL मिनिमम इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dt। कई बार ये इक्वेशन पूछ लेता है दोस्तों, यही इक्वेशन मेन है, EL इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dt। तो ये जो है EL ये मिनिमम मिलेगी दोस्तों, EL ये मिनिमम मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अब यदि अब ये जो 1/3 भाग का जो पोल बचा हुआ है जिसे हम शेडेड पोल कहते हैं, और इस शेडेड पोल में शेडिंग रिंग लगी है जो कॉपर की बनी होती है, इसे शॉर्ट सर्किटेड कॉइल भी कहते हैं, या शेडिंग रिंग भी कहते हैं, या कॉपर की बनी हुई कॉइल भी कहते हैं दोस्तों। इसके 3 नाम है। ठीक है, तो इस शेडेड पोल में फ्लक्स बाद में पहुंचती है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड होती है, और एक कॉपर की एक रिंग होती है, शेडिंग रिंग, जो कॉपर की बनी होती है, इसीलिए इसमें फ्लक्स क्या होगी, बाद में पहुंचेगी। तो जब इसमें ये कॉपर की बनी हुई शेडिंग रिंग में फ्लक्स फाई 2 इसमें बाद में पहुंचती है, क्योंकि मेन वाइंडिंग की जो फ्लक्स के कारण इस शॉर्ट सर्किटेड कॉइल है या शेडिंग रिंग है, इस वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होने लगता है। तो ये जो फ्लक्स फाई 1 है, फ्लक्स फाई 1 के कारण फ्लक्स फाई 1 में, मतलब कि पहले तो अनशेडेड पोल में मैग्नेटिक फ्लक्स फाई 1 प्रोड्यूस होता है, मतलब पहले पहुंचती है। अब ये जो सेकेंड वाली जो है शेडेड पोल में, अर्थात शेडिंग रिंग में फ्लक्स फाई 2 यहाँ पर लेट पहुंचती है।
ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये कॉइल एक शॉर्ट सर्किटेड कॉइल होती है। तो शॉर्ट सर्किटेड कॉइल के कारण इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। जब इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड उत्पन्न होगा और यह उत्पन्न होने का क्या करता है, ये विरोध करता है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये लेंज के नियम का पालन करती है, क्योंकि जिससे यह उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है। तो इसमें फ्लक्स लेट पहुंचने का कारण यही है क्योंकि ये जिससे उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है, इसलिए फ्लक्स पोल पर बाद में पहुंचेगी दोस्तों। तो इसमें फ्लक्स कितनी पहुंचेगी, EL इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, इतनी फ्लक्स पहुंचेगी। लेकिन ये कितनी पहुंचेगी दोस्तों, ये मैक्सिमम पहुंचेगी। ठीक है, तो बीच में मिनिमम, लेफ्ट साइड में यदि देखें तो अधिक मैक्सिमम, राइट बीच में देखें तो मिनिमम, और राइट में देखें तो मैक्सिमम। इस तरीके से ये इसमें फाई2 जो फ्लक्स है वो लेट इसलिए पहुंचती है क्योंकि यहाँ पर फेराडे मतलब लेंज के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अनुसार, जिससे यह उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। क्योंकि इसमें हम AC सप्लाई दे रहे हैं, उसी के कारण फ्लक्स इस पोल पर बाद में पहुंचती है। बट फ्लक्स मैक्सिमम होती है, और फ्लक्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस तरीके से इस पोल में यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है दोस्तों। और जब यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है तो ये शेडिंग रिंग शॉर्ट सर्किटेड होने के कारण ये जो रोटर पार्ट है दोस्तों, इस रोटर पार्ट में करंट फ्लो होती है और यहाँ पर ये अपनी जगह पर घूमने लगती है और ये मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। क्या होगा यहाँ पर, इसका पावर फैक्टर लो होता है, इसकी इफिशियंसी 5 to 35% होती है दोस्तों। 5 से 35% स्टार्टिंग टार्क इसमें लो होता है, इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क आपको लो मिलेगा। ये जो शेडिंग रिंग है दोस्तों, यही शेडिंग रिंग के कारण यह शॉर्ट सर्किटेड कॉइल होती है जो कॉपर की बनी होती है। तो यहाँ पर फ्लक्स φ1, इसमें फ्लक्स φ1 और इसमें फ्लक्स φ2 दोस्तों। तो ये जो फ्लक्स φ2 है यहाँ पर, ये लेट पहुंचती इसमें, इस पोल में, क्योंकि यहाँ पर कॉइल लपेटी हुई तो पहले सबसे पहले तो दोनों जगह पहुंचना चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट सर्किटेड कॉइल होती है शेडिंग रिंग लगाने के कारण। इसी के कारण ये जो फ्लक्स φ2 है लेट पहुंचती है, क्योंकि शेडिंग रिंग लगी होगी तो जिससे उत्पन्न हुई इसी का विरोध करेगी, अर्थात कि इसमें लेंज का नियम कार्य करता है। इसी वजह से यह पोल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और मोटर रोटेट करना चालू कर देती है। तो यहाँ पर फेज को चेंज करने का मतलब कि फेज डिफरेंस के लिए फ्लक्स φ1 और फ्लक्स φ2 का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये स्प्लिटिंग हो जाती है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री मिलता है दोस्तों। और फ्लक्स φ1 और φ2 के बीच में फेज डिफरेंस होने के कारण यह रोटर जो है वो टॉर्क उत्पन्न करता है। जब ये रोटर टॉर्क उत्पन्न करती है तो ये मोटर रोटेट होना चालू हो जाती है दोस्तों। इस तरीके से ये जो मोटर है सेल्फ स्टार्ट होती है। यदि यहाँ पर शेडिंग रिंग कॉपर की न लगाया जाए तो फेस स्प्लिटिंग होगी नहीं और दोनों के बीच में फेस एंगल होगा नहीं, तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों। तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर हमें देखने मिलता है। और इसमें क्या होता है, हमें देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जो फ्लक्स है वो अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर जा रही है, और शेडेड पोल मोटर में उसके घूमने की दिशा परिवर्तित नहीं की जाती दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब इस मोटर की जो है रोटेशन जो डायरेक्शन है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसका जो डायरेक्शन है आप रोटेशन है ये जैसा का वैसा ही मिलेगा आपको, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसका चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये जो ऐसी मोटरें हैं जिनका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, तो इन मोटर को देखने में ऐसा लगता है कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक कोने से निकलकर दूसरे कोने तक पहुंचती है, अर्थात कि यहाँ से, अतः हमें देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल की ओर जाता है। तो अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर जाता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो मोटर है इसका यूज किया जाता है। और इस मोटर में ऐसा प्रतीत होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स अनशेडेड पोल का φ1 है और शेडेड पोल का φ2 है। तो जब φ1 और φ2 के बीच में फेज डिफरेंस पैदा होगा तभी ये टॉर्क उत्पन्न करेगा अपोजिट डायरेक्शन में और इसका रोटर पार्ट घूमेगा।
तो ये जो शेडेड पोल मोटर के घूमने की जो दिशा है ये हम इससे परिवर्तित नहीं कर सकते, इसीलिए ये मोटर जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलती है दोस्तों। चलिए, इसके बीच का जो एंगल होता है वो अल्फा एंगल 30 डिग्री होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे रिपल्सन मोटर। तो शेडेड, ये जो शेडेड पोल मोटर है इसका यूज सबसे ज्यादा जितने भी प्रकार की जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है दोस्तों, सिंगल फेज की मोटर है, उसमें इसका ज्यादा यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सेकेंड है रिपल्सन मोटर। दोस्तों एग्जाम में रिपल्सन मोटर के बारे में कई बार पूछा गया है कि ये रिपल्सन मोटर कैसी मोटर होती है। तो रिपल्सन मोटर भी एक प्रकार की सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ही है दोस्तों। रिपल्सन मोटर के बारे में यदि हम देखें तो ये भी एक प्रकार की सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ही है और इसका भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल मोटर्स के रूप में रिपल्सन मोटर का भी यूज किया जाता है। ये प्रत्यावर्ती जो मोटर है उसे उस तरीके की मोटर होती है दोस्तों। रिपल्सन मोटर मुख्य रूप से इसमें इसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा, तो ये जो मोटर है ये दो टाइप की होती है दोस्तों। एक होती है कंप्रेस या कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। ये दो प्रकार की मोटर होती है दोस्तों, कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर और रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ये मोटर भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का ही एक प्रारूप है, उसी का टाइप है दोस्तों। ये मोटर भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ही है, बट इसका जैसा वर्किंग प्रिंसिपल है उसके हिसाब से हम इस मोटर का कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसका नाम रिपल्सन मोटर दे दिए। इसके दो टाइप होते हैं, एक तो है कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर और दूसरा है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। थर्ड एक और मोटर है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। इसका तीन टाइप है दोस्तों इस मोटर के। इस मोटर की खासियत यह है कि जब इसे आप सिंगल फेस एसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर दोनों साइड दो पोल लगे होंगे, ये एन पोल बनेगा तो ये एस पोल बनेगा। इसमें दो पोल होते हैं दोस्तों, बीच में कार्बन ब्रश लगा होगा, बीच में हम यहाँ पर कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। इसके जो एक्सिस होती है ये 90 डिग्री होती है। इसका यूज सबसे ज्यादा हम मैक्सिमम टार्क पर करते हैं, तो इसका यूज मैक्सिमम टार्क में करते हैं तो 15 डिग्री पर करते हैं दोस्तों। 15 डिग्री पर मैक्सिमम टार्क होता है इसका, 15 डिग्री पर मैक्सिमम टार्क होता है इस मोटर का दोस्तों। तो इस मोटर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों ये हमें देखने मिलता है। यदि इस मोटर की खासियत देखें हम तो इस मोटर में आपको मिलेगा नो लोड में डेंजरसली हाई स्पीड मिलती है इसकी, क्योंकि ये जो मोटर है नो लोड पर मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करती है। तो नो लोड पर डेंजरसली हाई स्पीड है दोस्तों इसकी। इस मोटर की खासियत यही है कि ये नो लोड में जैसे सिंगल फेस यदि मोटर के बारे में देखें हम तो सिंगल फेस मोटर में यही मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसकी स्पीड नो लोड में हाई स्पीड होती है। जैसे डीसी सीरीज मोटर के बारे में हम पढ़ते हैं और डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है उसकी हाई स्पीड मोटर होती है, वैसे ही सिंगल फेस मोटर में इस मोटर की स्पीड हाई होती है दोस्तों। इसकी स्पीड रेगुलेशन पुअर होती है, मतलब इसका स्पीड रेगुलेशन आपको बहुत अच्छा उतना अच्छा नहीं मिलेगा स्पीड रेगुलेशन। इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 45 डिग्री मिलेगा दोस्तों। अर्थात कि इन दोनों के बीच में 0 से थीटा एंगल 0 और 45 डिग्री के आसपास में मिलेगा। रोटर वाइंडिंग डीसी मोटर में जैसे आर्मेचर के कारण होती है, सेम कंस्ट्रक्शन इसका मिलेगा। रोटर वाइंडिंग का भी कंस्ट्रक्शन जैसे डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों ऐसा सेम कंस्ट्रक्शन होगा। और ये मोटर तीन प्रकार की होती है दोस्तों। इसमें स्टेटर और रोटर ये दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं दोस्तों। तो स्टेटर और रोटर के बीच में अर्थात कि ये रोटर हो गया और ये स्टेटर के बीच में ये दोनों आपस में स्टेटर ये दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। इन दोनों के बीच में जो कपलिंग होती है वो मैग्नेटिक कपलिंग होती है दोस्तों, मैग्नेटिक कपलिंग होती है। और मैग्नेटिक कपलिंग के कारण यहाँ पर ये रोटर पार्ट मूविंग करने लगता है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री से 0 डिग्री लेस देन थीटा डिग्री और
थीटा डिग्री इज लेस देन इज इक्वल टू 45 डिग्री, अर्थात कि यहाँ पर 45 अंश के कोण पर ये कम करती है। तो 45 डिग्री में इन दोनों के बीच का एंगल मिलेगा आपको। तो 45 डिग्री में जो एंगल मिलेगा, इसमें कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है। और ये जो कार्बन ब्रश है दोस्तों, बेसिकली इस कार्बन ब्रश को हम 90 डिग्री के एक्सिस में रखते हैं। ये जो अब पेयर आप शॉर्ट सर्किटेड कार्बन ब्रश यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें इसका जो एक्सिस होता है ये 90 डिग्री में होता है। एन पोल में फ्लक्स फाइव क्रिएट होगा, तो इसके राइट एस पोल में भी फ्लक्स फाइव क्रिएट होगा। जब आप एसी सप्लाई देंगे तो इसमें जो रखा हुआ कार्बन ब्रश है, जब कार्बन ब्रश पैरेलल या वर्टिकल में होता है दोस्तों, ये जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है अंदर की ओर, ये कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश जब वर्टिकल या अंदर की ओर होता है, पैरेलल में लगा होता है, तब एन और एस पोल के मध्य 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है दोस्तों। जब ये पोल मतलब कि इस रोटर पार्ट से जब कनेक्शन इसका होगा इस कार्बन ब्रश का, तो ये कार्बन ब्रश जब पैरेलल या वर्टिकल होता है, तब के सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल होता है। अर्थात दोनों के बीच का जो एंगल मिलेगा वो फेस एंगल मिलेगा आपको, फेस एंगल वो 0 डिग्री का मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में जो फेस एंगल बनता है वो 0 डिग्री का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और मोटर स्टार्ट इस के कारण नहीं हो पाती। तो हमें मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर फेस एंगल चेंज करना होता है, क्योंकि जब तक फेस एंगल चेंज नहीं होगा मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा और मोटर स्टार्ट नहीं होगी और इसका रोटर पार्ट घूमेगा नहीं। तो हम यहाँ करते हैं फेस एंगल को चेंज, क्योंकि फेस एंगल चेंज नहीं होगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि स्टार्टिंग की कंडीशन में जब कार्बन ब्रश लगा होता है और कार्बन ब्रश पैरेलल में या वर्टिकल होता है, तो उस समय में यहाँ पर पोल एन और पोल एस है दोस्तों। अब इसके बीच में, इसके मध्य में 0 डिग्री जब बनेगा फेस एंगल, तो ये रोटर पार्ट घूमेगा नहीं और यहाँ पर ये जो मोटर है ये स्टार्ट नहीं होगी। अब इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो क्या करते हैं, जब कार्बन ब्रश को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम शिफ्ट करते हैं, जब कार्बन ब्रश को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर शिफ्ट करते हैं या लगभग 45 डिग्री में लगते हैं, तो इस कार्बन ब्रश को हम क्या करेंगे, 45 के डिग्री में रखेंगे। 0 डिग्री में रखते थे तो मोटर स्टार्ट नहीं होती थी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 45 डिग्री में रखेंगे दोस्तों। इसे हम क्या करेंगे, 45 डिग्री में रखेंगे। तो जब कार्बन ब्रश को, इस कार्बन ब्रश को हम 45 के एंगल में रखेंगे तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो जब कार्बन ब्रश को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर शिफ्ट करते हैं या लगभग 45 डिग्री के फेज डिफरेंस पर रखते हैं, तो फेस के एंगल में कार्बन ब्रश में फ्लो होने वाली जो करंट है एन और एस पोल में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम इन कार्बन ब्रश का एंगल चेंज करते हैं, लगभग इनको 45 डिग्री में रखते हैं, इस टाइप से 45 अंश के कोण में इन कार्बन ब्रश को रखेंगे दोस्तों हम। तो जब 45 अंश के कोण में रखते हैं इनको, तब क्या होता है, यहाँ पर यह दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 45 अंश मिलता है। तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जब 45 अंश मिलता है, तब हमें ये समझ में आ जाता है कि ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी। टॉर्क का दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो जब 45 के एंगल में कार्बन ब्रश में को हम शिफ्ट करते हैं, तो इसमें होने वाली जो करंट है पोल में, एन और एस पोल में, इनका जो फ्लक्स के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों फ्लो होने लगते हैं। तो इसमें यहाँ पर एन पोल ये क्लॉकवाइज होता है, एन पोल क्लॉकवाइज, यहाँ पर फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, और एस पोल दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज होगा। एस पोल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर 45 डिग्री में जब कार्बन ब्रश को सेट करते हैं, इस कार्बन ब्रश को, ये कार्बन ब्रश है दोस्तों, जब इसे 45 की डिग्री में सेट किया जाता है, तब यहाँ पर ऊपर वाले ये जो पोल दिख रहे हैं आपको, इस पोल में और नीचे वाले पोल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है दोस्तों, तो ये हो जाता है एन पोल में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज,
और एस पोल में एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इन दोनों के फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। हमने यहाँ पर दोनों के डायरेक्शन चेंज कर दिए दोस्तों। अब ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो एन पोल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एस पोल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या करते, इसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं और मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो ये दोनों का जो डायरेक्शन है, यदि इसका क्लॉकवाइज है और इसका फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों के बीच का जो है, इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगने के कारण ये रोटर अपनी जगह पर घूमने लगती है, यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होने लगता है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर कार्बन ब्रश की पोजीशन को चेंज करके उसके घुमाने की दिशा को हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अर्थात हम यदि कार्बन ब्रश के पोजीशन को चेंज कर दें, इस कार्बन ब्रश के पोजीशन को हम चेंज कर दे दोस्तों, तो उसके घूमने का डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। इसमें घूमने का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी मोटर, इसमें रिपल्सन मोटर के घूमने का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन ब्रश को शिफ्ट करना पड़ेगा 45 के डिग्री में। तो जब 0 डिग्री में होता है तो इन दोनों के बीच में ये रोटर पार्ट मूविंग नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप कार्बन ब्रश को शिफ्ट करते हैं 45 के डिग्री में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एन पोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और एस पोल एंटी क्लॉकवाइज में। अर्थात इसी के कारण इसका नाम रिपल्सन मोटर रखा गया है दोस्तों। रिपल्सन मोटर रखने के पीछे इसका रीजन यही है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे इसके घूमने का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर के बारे में जाने हम, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में हम क्या करेंगे, कार्बन ब्रश के उसके पोजीशन को हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। तो कार्बन ब्रश के पोजीशन को चेंज करने पर हम यहाँ उसके घूमने के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम टॉर्क 15 डिग्री पर अधिकतम होता है दोस्तों, और अर्थात कि टी मैक्सिमम इज कॉल्ड 15 डिग्री हो जाएगा। तो अधिकतम टॉर्क जो है वो 15 डिग्री पर प्रोड्यूस होता है। जब कार्बन ब्रश को 15 डिग्री में रखते हैं, तब की सिचुएशन में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है दोस्तों। यहाँ पर इतनी चीज को हम जानेंगे, मैक्सिमम टॉर्क 15 डिग्री पर प्रोड्यूस होता है। इसके फीचर देखें यदि दोस्तों हम, तो फीचर में नो लोड कंडीशन विथ स्पीड इज डेंजरसली हाई। तो नो लोड की कंडीशन, इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत हाई होती है दोस्तों। तो इसे नो लोड में नहीं चलाना, इस मोटर को ध्यान रखिएगा, ये मोटर नो लोड में चलाने लायक नहीं है। स्पीड डिक्रीज इन इंक्रीजिंग लोड, यदि स्पीड को